आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। सचिवालय में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। स्वास्थ्य विकास सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। तो वहीं उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर फैसला। उपनल के नियमितीकरण में फंसा है आरक्षण का पेच। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है, ऐसे में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी मुद्दा उठाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला आ सकता है। आपको बताया गया है कि सरकार उनके नियमितीकरण के लिए कोई फॉर्मूला तय कर सकती है। हालांकि उनके नियमितीकरण में आरक्षण का पेच फंस रहा है। ऐसे में कैबिनेट में इसके अलावा साइलेज नीति में संशोधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास सहित अन्य विभागों के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, जहां लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चल रहे हैं। तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बड़मोला हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। हिमांशु, उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है, सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में आज जो है कैबिनेट बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ये बैठक राज्य सचिवालय में चल रही है। बैठक की अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो बैठक में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से जुड़े मुद्दों पर जो है प्रस्ताव आ सकते हैं और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इसके साथ ही जो उपनल कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण की मांग अगर कह दें या फिर समान वेतन की जो वो मांग कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उत्तराखंड का दौरा किया तो उन्होंने एक जो सजेशंस उत्तराखंड को दिए आने वाले 25 वर्षों के लिए, जिसमें एक जिला, एक मेला या फिर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाए जाने के लिए जिस तरीके से उत्तराखंड का प्रोत्साहन किया, तो ऐसे में इन तमाम जो घोषणाएँ हैं इन पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है मुख्य तौर पर कि आज की जो कैबिनेट है उसमें खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा से संबंधित जो प्रस्ताव उन पर लग सकती है और बाकी जो प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल हिमांशु, सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक की शुरुआत होगी। इस दौरान कौन कौन मौजूद हो सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, कैबिनेट बैठक की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। राज्य सचिवालय में बैठक हो रही है। इसमें तमाम कैबिनेट मंत्री, सुबोध उनियाल की बात कर ली जाए या फिर गणेश जोशी, सतपाल महाराज, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, ये तमाम वो मंत्री हैं जो कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं इस वक्त, क्योंकि 11 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जब ये समाप्त हो जाएगी ये बैठक तो पता चल पाएगा कि कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है और कितने प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। हिमांशु, बैठक कितने बजे से शुरू हो सकती है और मेन मुद्दा बताया जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण का मामला सबसे ज्यादा मेन मुद्दा यही रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, बैठक की अगर बात कर ली जाए तो बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है और ऐसे में प्रदेश में उपनल कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गए हैं। उपनल कर्मचारियों की खासतौर पर मांग ये है कि उनका नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण किए जाने के साथ साथ जो समान वेतन की वो लोग बात कर रहे हैं वो उनको दिया जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में जो है उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान वेतन को लेकर फैसला लिया जा सकता है और फैसला लेने के साथ साथ जो है इस प्रस्ताव पर जो है कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे जानकारी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में इनकम टैक्स की बड़ी रेड, बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापे। इनकम टैक्स की कई ठिकानों पर जांच जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, जहां देहरादून में आयकर विभाग ने बड़े बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है। तो वही आपको बता दें, राकेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंदर खत्री और प्रदीप आलिया जैसे कारोबारियों के ठिकानों पर जांच चल रही है। साथ ही एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर और राजपुर रोड पर स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां इनकम टैक्स की कई ठिकानों पर जांच जारी है। देहरादून में इनकम टैक्स की बड़ी रेड सामने आई है। बड़ी रेड पड़ी है, ऐसे बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ये लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बड़मोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देहरादून में आयकर विभाग ने बड़े बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी की है, बड़ी रेड मारी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से देखिए, राजधानी देहरादून से बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। आयकर विभाग ने तकरीबन 8 प्रतिष्ठानों पर जो है छापेमारी की है। इस वक्त हम भी
गेट है वो बंद कर दिया गया। अंदर जो है पुलिस मौजूद है और लगातार जो है ठिकाने पर जो है जो शराब कारोबारी है उनके ठिकाने पर जो है रेड चल रही है। माना ये जा रहा है कि जो आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको इलीगल ट्रांजैक्शन का पता चला और ऐसे में शहर के 8 प्रतिष्ठानों पर जो है छापेमारी की गई, जिसमें शराब कारोबारी और बिल्डर शामिल है। ऐसे में जो कसीगा स्कूल है वहां पर भी जो है उसके जो ओनर है उनके घर पर भी छापेमारी की गई है। और ये तमाम जो एमकेपी रोड की बात कर ली जाए या फिर द्वारका रोड की बात कर ली जाए, राजपुर रोड की बात कर ली जाए, तो तमाम वो ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त जो है आईटी की रेड चल रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जाए कि इनकम टैक्स ऑफिसरों की तरफ से अभी क्या कोई बयान सामने आया है? निश्चित तौर पर देखिए अभी जो है छापेमारी सामने चल रही है इस वक्त। और जो आईटी के ऑफिसर हैं वो दिल्ली से यहाँ आए हैं, तो ऐसे में अभी तक उनके बयान सामने नहीं आए हैं क्योंकि सुबह से ये रेड चल रही है। और क्योंकि 8 प्रतिष्ठानों पर अलग अलग जगह इस वक्त जो है राजधानी देहरादून में रेड चल रही है, तो क्योंकि इलीगल ट्रांजैक्शन का ये मामला आईटी डिपार्टमेंट को पता चला, इसके बाद ही जो है ये रेड सामने आई है। ऐसे में अब जो कागजात हैं, जो पेपर्स हैं, उनको आईटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो अपने कब्जे में लेंगे और इसके बाद जो है इनकी जांच की जाएगी कि इलीगल है या लीगल है। फिर उसके बाद जो है अग्रिम कार्रवाई इन पर की जाएगी। तो बिल्कुल हिमांशु, बिल्डरों और बड़े बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ऐसे में उनमें खलबली तो मच गई, क्या उनकी तरफ से कुछ बयान सामने आ रहा है? निश्चित तौर पर देखिए जहां तक उनके बयानों की बात है तो ऐसे में तकरीबन 4 से 5 बिल्डर सामने आए हैं जहां पर जिनके ठिकानों पर जो है इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। ऐसे में उनके बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम लोग भी जो है कमल अरोड़ा के घर के बाहर है जो शराब कारोबारी हैं उनके घर पे भी रेड चल रही है, लेकिन अभी घर के अंदर जाने किसी को भी नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई अधिकारी अभी बयान देने के लिए बाहर आया है। तो ऐसे में कोशिश लगातार की जा रही है कि जो अधिकारी हैं उनके बयान लिए जा सके, लेकिन जो मामला अभी तक सामने आया है वो इलीगल ट्रांजैक्शन का ही मामला जो है अभी तक सामने आया। जी बिल्कुल हिमांशु, खौर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने दिए हैं सख्त निर्देश, ड्रंक एंड ड्राइविंग पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश। पुलिस को ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों पर विशेष नजर। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां देहरादून में पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और ड्रंक एंड ड्राइविंग की शिकायतों को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मसूरी, ऋषिकेश समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। आने वाले विंटर सीजन में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस चेक पोस्ट पर एल्कोमीटर से रैंडम जांच करेगी ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। तो एसएसपी अजय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी भी पर्यटक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि परिवार के साथ घूमने आए टूरिस्ट को बिना वजह रोका या जांचा ना जाए, लेकिन जहां भी संदेह हो या कोई व्यक्ति आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल दिखे वहां पुलिस शालीनता के साथ सख्ती दिखाए। तो ये ड्रंक एंड ड्राइविंग के मामलों पर विशेष नजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। टूरिज्म है वो कहीं ना कहीं जो है देहरादून में खासकर या उत्तराखंड में देखें साल भर का टूरिज्म है और अभी जो विंटर सेशन स्टार्ट होगा तो बहुत सारे टूरिस्ट हमारे ऐसे स्पॉट्स हैं, खासकर देखा जाए मसूरी, टिहरी या ऋषिकेश या अन्य जगहों पर जाते हैं जो देहरादून से होकर जाते हैं। तो जो एक टूरिज्म है उसको देखते हुए पुलिस को भी ये भी बताया गया कि टूरिस्ट की जो अगर फैमिली के साथ हैं और लगता है सस्पेक्टेड नहीं तो अननेसेसरी उनको चेक करके हैरेस ना किया जाए, बट जहाँ जरूरत है, आवश्यकता लगती है, जहाँ पर लगता है कि कोई सस्पिशियन हो सकता है तो जरूर गाड़ी को चेक किया जाए और शालीनता से सभी को चेक किया जाए। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की के लक्सर में बदलते मौसम से बड़ी बीमारियां, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो बता दें आपको, रुड़की के लक्सर में बदलते मौसम का असर अब देखने को मिल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर असर दिखने लगा है, जहां दिन में गर्मी और रात में ठंड के कारण लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेने की अपील की है। तो बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रुड़की के लक्सर में बदलते मौसम से बढ़ी है बीमारियां। बदलते मौसम में ये ठंड, खास करके सुबह और शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है, तो
बच्चे और उनकी माँओं से ये गुजारिश है कि वो गर्म कपड़ों का ध्यान रखें, कान लपेट के रखें, ठंडे पानी और ठंडी हवा से परहेज़ करें। और जैसे ही कोई परेशानी होती है, खांसी और ज़ुकाम अगर आपका 1-2 दिन में नहीं आराम होता है, प्लेन पैरासिटामॉल ये क्योंकि जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है और इसमें वायरल डायरिया भी होता है सर्दी होने पर। इसमें कोई दवा जनरली असर करती नहीं है, तो परहेज़ ही इसका इलाज है। लेकिन हाँ, जैसे ही कोई परेशानी आती है या 1-2 दिन में नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और तब दवा लें। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय रुड़की से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। प्रवेश, लक्सर में बदलते मौसम से बीमारियां बढ़ रही है, जिला अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ठंड आ रही है और कहीं ना कहीं गर्मी जा रही है, तो आपको बता दें कि गर्मी के जाते हुए ठंड के आते हुए मौसम में जिस तरीके से मौसम का बदलाव देखा जा रहा है, तो जो लोग हैं लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत इस तरीके की, जिस तरीके से देखा जाता है कि जब मौसम का उतार चढ़ाव होता है तो लोगों को कहीं ना कहीं ठंड भी लग जा रही है। तो जिस वजह से वहाँ के जो चिकित्सा के डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो इस मौसम में जो लोगों को है वो कहीं ना कहीं गुनगुने पानी की जरूरत है और गुनगुना पानी ही पिया जाए। और किसी को भी हल्के से भी अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखते हैं तो तुरंत जो है डॉक्टर से सलाह लेकर के तुरंत दवाई ली जाए। तो इसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम की मार है और मौसम का ये बदलाव है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो लगातार जो है हरिद्वार जनपद के साथ साथ जो अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी इस तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही है और लगातार जो है बीमारियों में इजाफा भी हो रहा है। इस तरीके से जिस तरीके से लगातार देखा गया है कि इस तरीके से देखा गया है कि जो यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के रिसाव के कारण, पानी जल भराव के कारण भी लोगों को काफी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में आया तो देखा जा रहा है कि पिछले 1 महीने में जो है डेंगू मलेरिया के अभी तक कोई केस नहीं है, तो देखा गया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मौसम की करवट हुई है, मौसम ने बदलाव लिया है, तो अब जिस तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ रहा है, ठंड लगने के बाद सर्दी जुकाम बुखार की जिस तरीके से देखा गया है लगातार हो रहा है। और चिकित्सक जो वहाँ के हैं लक्सर के, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि गुनगुने पानी लें और गुनगुने पानी लेकर के जो है लोगों को और माँ और बच्चों को खास कर से ध्यान देना चाहिए। जी दिव्या। जी बिल्कुल प्रवेश, अगर हम अस्पताल प्रबंधन की बात करें, चूंकि खबरें आ रही है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो? जी दिव्या, आपको बता दें कि जिस तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल के जो प्रबंधन है, अस्पताल का प्रबंधन है, जो वहाँ के लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों ने निर्देश दे दिए हैं कि जो यहाँ की साफ सफाई है उन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं एकदम मतलब सटीक तरीके से लोगों से पूछताछ करके किस तरीके की बीमारी किसको हो रही है, पूर्णतः स्वरूप लोगों को दवाई दी जाए। और किसी भी अस्पताल कर्मचारी को ये साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मरीज या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ आप लोग बदतमीजी नहीं करेंगे। जिस तरीके से मामले पहले भी सामने आते रहे हैं कि अस्पताल में जब लोग दवाई लेने के लिए जाते थे तो लगातार देखा जाता था कि जो अस्पताल का प्रबंधन यानी कि कहीं के कर्मचारी जो होते थे वो कहीं ना कहीं वीडियो वायरल भी देखने को मिले हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र से कहीं या रुड़की क्षेत्र से कि लोग बदतमीजी करते थे। या साफ तौर से ग्रामीणों ने भी लोगों पर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर जो है लोग ग्रामीण में डॉक्टर नहीं आते हैं, सीएचसी बना हुआ है। तो इसी तरीके के जब लगातार मामले सामने आने लगे तो जो यहाँ के सीएमओ हैं उन्होंने साफ तौर से निर्देशन दिए और जो अब कहीं ना कहीं मामले में सुधार देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से लगातार सुधार बढ़ता नजर आ रहा है। जी दिव्या। जी बिल्कुल प्रवेश कर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जीजीआईसी काकड़ में छात्राओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू। आज छात्राओं को बताए गए आत्मरक्षा के गुण, तो वही आत्म प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भी किया गया। आत्मरक्षा में सक्षम होंगी छात्राएं। प्रशिक्षण के पहले दिन छात्राओं की दी गई बेसिक जानकारी। तो बता दें आपको, चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में जीजीआईसी काकड़ की छात्राओं को आत्मरक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए 1 महीने का सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में जहां विद्यालय की प्रधानाचार्य के दिशा निर्देश पर आत्म प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है, ऐसे में छात्राओं को आत्मरक्षा का यह प्रशिक्षण लोहाघाट की अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी ब्लैक बेल्ट साक्षी विष्ट ने दिया है। तो इस प्रशिक्षण के पहले दिन छात्राओं को किक, पंच और बचाव की बेसिक जानकारी दी गई है, जिसको लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राएं शामिल हैं। उन्होंने बताया यह प्रशिक्षण 1 महीने का होगा। तो ये प्रशिक्षण को लेकर छात्राओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। बता दें तो वही एसडीएम सदर अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी अनुराग आर्य ने कहा है कि
आजकल हर छात्रा को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। इसमें छात्राओं का मनोबल बढ़ने के साथ साथ वह अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम होती है। तो एसडीएम सदर ने कहा जल्द चंपावत में भी कराटे का कैंप खोला जाएगा। मुझे लगता है कि बच्चों को कराटे और ताइक्वांडो के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा है और अपना गेम भी है, इससे आगे नौकरी लगने के भी चांस रहेंगे। और मैंने लगभग 14 साल खेला है। मुझे लगता है कि बच्चों को इसमें प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए, खेलना चाहिए। कराटे या ताइक्वांडो दोनों पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे लगता है कि ताइक्वांडो ज़्यादा और कराटे दोनों ही अच्छे हैं। हाथ हटाओ भी करनी चाहिए। ऐसे वहाँ करोगे तो डिफेंस के लिए लगातार प्रैक्टिस करती रहना चाहिए। जनपद में कराटे के लिए लोहाघाट में अभी हमारी अकेडमी चल रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से लोहाघाट में कोच प्रैक्टिस लगातार करा रहे हैं, इसी तरीके से हम चंपावत में भी स्टार्ट कराएं। और टनकपुर में हमारा ताइक्वांडो की प्रैक्टिस चल रही है, वहाँ एक कोच है हमारे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अब ये हम यहाँ भी स्टार्ट करें चंपावत में। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सीएम धामी की होम स्टे योजना परिवर्तनकारी पहल साबित। चक्राता की नीलम चौहान बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। सीएम ने सर्वश्रेष्ठ होम स्टे संचालक के रूप में किया सम्मानित। तो वही हरूल बुटीक होम स्टे से महिलाओं के लिए रचा उदाहरण। तो बता दें आपको, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सीएम धामी की सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना एक बड़ी परिवर्तनकारी पहल साबित हो रही है। तो वहीं देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक की ग्राम पाटी निवासी नीलम चौहान इस योजना की सफलता की जीती जागती मिसाल है। ऐसे में साल 2022 से 23 में पर्यटन विभाग से 15 लाख रुपए की सहायता लेकर नीलम ने हरूल ए बुटीक होम स्टे की शुरुआत की। तो वही पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला में बने 6 कमरों और डाइनिंग हॉल वाले इस होम स्टे में अब देश विदेश से पर्यटक ठहरने आते हैं। यहाँ सैलानी टाइगर फॉल, देवबन और बंदरपंच की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ स्थानीय खाने का स्वाद भी चखते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ होम स्टे संचालक के रूप में सम्मानित भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की चलाई जा रही स्कीम दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत मुझे वित्तीय सहायता मिली है हारुल होम स्टे का निर्माण करने के लिए। आज हारुल होम स्टे की वजह से मैं न कि खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बल्कि मैं 7 से 8 लोगों को रोजगार भी दे रही हूँ। हारुल होम स्टे में हम जौनसारी भोजन देते हैं, रिंगाल के अपने लैंप शेड बनाए हुए हैं और भेड़ की ऊन के कारपेट बिछाए हैं। पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना है। जनपद देहरादून की रहने वाली नीलम चौहान ने इस योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 22-23 में लिया। वो 15 लाख रुपए की राशि सहायता प्राप्त करी। इस प्रकार उन्होंने अपना होम स्टे बनाया। वह न केवल स्वरोजगार से अपने को लाभान्वित कर रही हैं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो वही खबर रुड़की से है, जहां लक्सर में रबी फसल की बुआई के लिए कृषि विभाग ने गेहूं की उन्नत प्रजातियों का बीज मंगवा लिया है और विभाग की ओर से ये बीज लक्सर, खानपुर और जिले के दूसरे विकास खंडों में भेजा जा चुका है। तो बता दें आपको, कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बार गेहूं की DWD 327, 187, 222, 303 और उन्नत 303 जैसी उन्नत प्रजातियों के बीज कृषि केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि सरकार की ओर से 2000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान भी दिया जा रहा है। यहाँ लगभग जो है आपको डाकला नए पंचायत में 300 कुंटल के करीब जो है बिक चुका है और अभी जो है चल रहा सीजन मध्यम में है। बाकी नए पंचायतों में स्थिति ऐसी है? हाँ, सब में ऐसी है, बिक जा रहा है, बिक रहा है। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे। रुड़की में लोकतांत्रिक जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा एक ज्ञापन। पहाड़ी बनाम मैदानी मनमुटाव पर रोक की मांग। बता दें, कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो रुड़की में लोकतांत्रिक जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त मजिस्ट्रेट के जरिए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।
जहां आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ाने का काम कर रही है। कुछ नेता सरकार की इस मंशा को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, जो प्रदेश के सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए खतरनाक है। विधानसभा में हुई वो बहस जिसमें बीजेपी सरकार की तरफ से क्षेत्रवाद की भावना को भड़काने का और राज्य में आग लगाने की कोशिश की है। उस आग को बुझाने के लिए हमारी दो मांगे हैं। जो एक मांग जो पूरे गैरसैंण आंदोलनकारियों की थी, उत्तराखंड आंदोलन को लेकर गैरसैंण राजधानी बने। तो पहली सरकारों ने गैरसैंण को बिल्डिंग को बनाया, बाद में सत्र भी चलाए और बाद में सत्र अब भी चल रहे हैं। लेकिन गैरसैंण को नहीं बनाकर ये राज्य के नागरिकों की भावनाओं का ये सरकार उनका भी अपमान कर रही है और साथ में उनको मैदानी खिलाफ भड़काने की कोशिश भी कर रही है। मैदानी क्षेत्र में जो आज ये डोमिसाइल का और आरक्षण का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, इसी विषय में हम सभी ने लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर ये हमने ज्ञापन भेजा है महामहिम राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से। और हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में सभी को समान अवसर मिले। जब उत्तराखंड बन गया, अब वो मैदान और पहाड़ की बात इसलिए नहीं आती कि मैदान का आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता था और वो इसे लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब केंद्र सरकार ने ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही तो ये बनाया राज्य, उसमें हमें शामिल किया, तो हमारी भावनाओं का, हमारे हक हकूक का ध्यान रखें, हम उनका रखें नहीं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।